किस्मत जिसे बार बार तूफानों में फेंकती है, शायद उसकी रूह में ही समंदर की बेचैनी बसा देती है। ब्रॉडनिंग से लौटने के 10 दिन बाद ही गुलिवर की यात्रा की प्यास उसे फिर से खींच ले गई और 5 अगस्त 1706 को वो एक बार फिर इंग्लैंड छोड़कर ईस्ट इंडीज के सफर पर निकल पड़ा। लेकिन इस बार उसकी किस्मत में कोई दैत्य नहीं बल्कि इंसानी शैतान लिखे थे। टोनक्यू में जब वो एक छोटे जहाज का मास्टर बनकर व्यापार के लिए निकला तो समुद्री डाकुओं ने उसे घेर लिया। गुलिवर ने समझदारी दिखाते हुए आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उन डाकुओं में एक डच आदमी भी था जो अकारण ही गुलिवर से नफरत करता था। गुलिवर ने जब उससे ईसाई और पड़ोसी होने का वास्ता दिया तो उसकी नफरत और भड़क उठी। उस डच शैतान की जहरीली बातों के बावजूद जापानी डाकू के सरदार ने रहम दिखाते हुए गुलिवर को जिंदा छोड़ने का वादा किया, पर उस डच आदमी ने उसे मौत से भी बदतर सजा दिलवाई। गुलिवर को एक छोटी सी नाव में 4 दिन के खाने पीने के साथ खुले समंदर में अकेला छोड़ दिया गया। 5 दिन तक वो एक चट्टानी द्वीप से दूसरे पर भटकता रहा, जब तक कि उसकी सारी उम्मीद खत्म नहीं हो गई। और तभी उस वीराने में एक चमत्कार हुआ। अचानक आसमान में अंधेरा छा गया, जैसे किसी बादल ने सूरज को ढक लिया हो। पर वो बादल नहीं था, वो एक विशाल ठोस चीज थी जो हवा में तैर रही थी। एक उड़ता हुआ द्वीप जो लगभग 2 मील ऊंचा था और जिस पर इंसान चलते फिरते नजर आ रहे थे। वो द्वीप, जिसका नाम लापूटा था, गुलिवर के ठीक ऊपर आकर रुका और वहां से एक जंजीर नीचे लटकाए गए, जिसमें बंधी कुर्सी पर बैठकर गुलिवर ऊपर उस आसमानी दुनिया में पहुंच गया। लापूटा की दुनिया अजीबोगरीब थी। वहां के लोगों के सिर या तो दाएं या बाएं झुके होते, एक आंख अंदर की तरफ और दूसरी सीधे आसमान की ओर। उनके कपड़ों पर सूरज, चांद, सितारों के साथ साथ गणित और संगीत के चिन्ह बने होते थे। ये लोग हर वक्त इतने गहरे ख्यालों में डूबे रहते थे कि उनसे बात करने या उनका ध्यान खींचने के लिए उनके नौकर अपने साथ एक डंडी पर बंधा थैला रखते थे, जिसमें सूखे मटर या कंकड़ियां भरी होती थीं। जब किसी से बात करनी होती तो वो नौकर उस थैले से बोलने वाले के मुंह पर और सुनने वाले के कान पर धीरे से मारता था, जिसे वो फ्लैपर कहते थे। जब गुलिवर को वहां के राजा के सामने पेश किया गया तो राजा 1 घंटे तक एक गणित की समस्या में डूबा रहा, जब तक कि एक नौकर ने उसे फ्लैपर से जगाया नहीं। उनका सारा जीवन गणित और संगीत के इर्द गिर्द ही घूमता था, जहां तक कि उनका खाना भी समबाहु, त्रिभुज, चतुर्भुज और चक्र जैसे आकार में काटा जाता था। लेकिन अपनी इस किताबी दुनिया में वे असल जिंदगी के कामों में बिल्कुल अनाड़ी थे। उनके घर टेढ़े मेढ़े बने होते थे क्योंकि वे व्यवहारिक ज्यामिति को छोटा काम समझते थे। और एक दर्जी ने गुलिवर का नाप तो क्वाड्रेंट और कंपास से लिया, पर हिसाब में एक गलती करके उसके कपड़े बिल्कुल बेढंगे सिल दिए। वो हमेशा भविष्य की काल्पनिक चिंताओं में जीते रहते थे। उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि सूरज पृथ्वी को निगल लेगा या कोई धूमकेतु आकर दुनिया को तबाह कर देगा। इस सोच और माहौल से ऊबकर वहां की औरतें अक्सर नीचे जमीन पर बसे बलनी बारबी के मर्दों से दिल लगा बैठती थीं और कई बार तो उनके साथ भाग भी जाती थीं। गुलिवर ने जल्द ही जान लिया कि ये उड़ता हुआ द्वीप सिर्फ एक अजूबा नहीं बल्कि एक ताकतवर हथियार और सत्ता का केंद्र था। द्वीप के बीच में एक विशाल गुफा के अंदर एक भीमकाय चुंबक यानी लोडस्टोन लगा था, जो एक धुरी पर घूमता था। इसी चुंबक की कशिश और विकर्षण की शक्ति से वहां के ज्योतिषी द्वीप को ऊपर नीचे या आगे पीछे करते थे। अपनी इसी ताकत के दम पर वहां का राजा नीचे बसे शहरों पर अपना नियंत्रण रखता था। अगर कोई शहर बगावत करता तो राजा उस शहर के ऊपर द्वीप को खड़ा करके वहां की धूप और बारिश रोक देता, जिससे वहां अकाल और बीमारियां फैल जाती। अगर इससे भी बात ना बनती तो वो ऊपर से बड़े बड़े पत्थर बरसाता और आखिरी हथियार के तौर पर वो पूरे द्वीप को ही शहर के ऊपर गिराकर उसे निस्त नाबूद कर सकता था। अपनी इसी अनोखी बनावट की वजह से लापूटा के खगोल शास्त्री अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने 10,000 सितारों की सूची बना ली थी और मंगल ग्रह के 2 चांद भी खोज लिए थे। इस तरह गुलिवर एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया था जो बुद्धि और ज्ञान के घमंड में जीती थी, पर असलियत और इंसानियत से कोसों दूर थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ।